ताल चल रहे थे आप लोगों, क्या चल रहा था? झील और ताल। देखो टिहरी को हम ऐसे पढ़ रहे थे, टिहरी को कैसे याद रख रहे थे भाई? टिहरी को एक तो टिहरी डैम से, एक राजाओं की राजधानी हमारी चली हुई ना भाई, राजाओं की राजधानी थी, और एक टिहरी डैम से हम पढ़ रहे थे किसे? टिहरी को। तो इसमें ये रहता है कि जैसे टिहरी में कल हमने इस लास्ट में पढ़े थे बुग्याल, वो क्या पढ़े थे आप लोगों के? झील पढ़े थे, बुग्याल नहीं पढ़े। अभी क्या पढ़े हैं? झील। तो अभी यहाँ से शुरू होंगे हम आप लोगों का बुग्याल से। या बुग्याल कराए थे कल? तो टिहरी के क्या है आप लोगों के? बुग्याल है। देखो सबसे पहले बुग्याल होते क्या हैं? तो बुग्याल होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, यानी कि बर्फ़ पिघलने के बाद, बर्फ़ पिघलने के बाद क्या होता है, जो घास उगता है उसे क्या कहते हैं हम? शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। और उन्हीं राज्य में बुग्याल, प्यार, मिडो, ठीक है ना, अन्य नाम भी हैं जिन्हें बुग्याल, प्यार, मिडो भी कहा जाता है। अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है आप लोगों का, देखो टिहरी की प्रमुख नदियों में कौन सी थी? भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी भिलंगना के संगम पर कौन था? गणेश प्रयाग। भिलंगना नदी कहाँ से निकल रही थी? खतलिंग ग्लेशियर से। क्योंकि बुग्याल का पहला बुग्याल भी कौन है आप लोगों का? खतलिंग बुग्याल है, ठीक है ना। तो खतलिंग बुग्याल कहाँ का है? टिहरी का। इसे लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं थी, लेकिन इसमें एक विशेषता है कि इस आप लोगों के बुग्याल में क्या मिलता है? प्राकृतिक शिवलिंग मिलते हैं। यानी कि सबसे अधिक प्राकृतिक शिवलिंग अगर किसी में मिलते हैं तो किस में है? खतलिंग ग्लेशियर, सॉरी खतलिंग बुग्याल। देखो ग्लेशियर कहेंगे तो नदी का उद्गम स्थल है, और बुग्याल कहेंगे तो घास के मैदान है। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि सबसे पहली कंडीशन यही आती है कि जो खतलिंग आप लोगों का क्या है? बुग्याल है। क्योंकि ग्लेशियर की खोज किसी ने की नहीं, तो बुग्याल की खोज आती है। यहाँ बुग्याल की खोज की थी इंद्रमण बडोनी ने। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसकी खोज इसमें लिख लेना साथ में, कौन है खोज करने वाले? इंद्रमण बडोनी है, इंद्रमणि बडोनी है, ठीक है ना। और इनके साथ में एक और थे, सुरेंद्र सिंह पंगाती। तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज अगर पूछता है, एक तो इंद्रमण बडोनी है और एक है कौन? आपके सुरेंद्र सिंह पंगाती। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो सबसे अधिक इंद्रमण बडोनी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का या गढ़वाल का? उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो खतलिंग ग्लेशियर किसका खोजा हुआ है? इंद्रमण बडोनी, और दो व्यक्ति हैं सुरेंद्र सिंह पंगाती। इसके बाद आता है जोराई। देखो इसमें इतना ही याद रखना, पहले में आप लोगों ने याद क्या रखा है? खतलिंग ग्लेशियर किसका है? खतलिंग बुग्याल है ये, ठीक है ना। यहाँ बुग्याल चले तो खतलिंग बुग्याल की खोज है इंद्रमण बडोनी और सुरेंद्र सिंह पंक्ति है। उसके बाद आपका दूसरा बुग्याल का नाम है जोराई। अभी जोराई को ऐसे आ लो भाई, जोर का काम होता था राजा के यहाँ, ठीक है ना। राजा के यहाँ केवल किसके हैं? टिहरी के। क्योंकि राजा पूरे राज्य में, अभी जब अंग्रेज आ गए हैं तो अंग्रेज़ों के बाद में टिहरी रियासत बनी थी। टिहरी रियासत कब बनी है? 1815। आप लोगों ने सुदर्शन शाह को पढ़ा है। अभी 1815 में कुमाऊं वाला क्षेत्र किसके अधीन चला गया? अंग्रेज़ों के। क्योंकि गोरखे चले गए थे ना, अब गोरखे चले गए, अंग्रेज़ों के अधीन था कुमाऊं वाला। तो गढ़वाल में केवल एक ही राजवंश चल रहा है जिसका नाम है परमार। अब परमार में भी ऐसे आ रहा लो भाई जोराई, या आप याद रखोगे भाई जोर आजमाइश किस में चलती थी? हमेशा राजा या प्रजा के बीच, ऐसे समझ लो। तो जोराई किसका है? राजा किसके हैं? टिहरी के। तो जोराई किसका होगा आप लोगों का? टिहरी के। अभी देखो जोराई का मतलब एक और होता है, एक होती है फूलों की घाटी, चमोली में इससे पहले पढ़ा ना। फूलों की घाटी किसकी है? चमोली। 1982 में क्या मिला था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। लेकिन अगर यहाँ लिखा रहता है जोराई फूलों की घाटी, पूरा नाम है जोराई फूलों की घाटी, यानी कि अगर जोर लग गया तो राजा पढ़ रहे थे ना। तो जोराई फूलों की घाटी किसकी है? टिहरी की। और ये दोनों क्या है? ये है आप लोगों का बुग्याल है, जोराई फूलों की घाटी, और आपका जोराई, दोनों क्या है आप लोगों के? बुग्याल। नेक्स्ट में आता है पाउली कांडा, पनवाली कांडा, पनवाली कांठा। और ये आप लोगों का उत्तरकाशी और टिहरी के बीच है।
ये आप लोगों का उत्तरकाशी और टिहरी के बीच है। अभी देखो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, पानी वाली नदी कौन सी है? जो सदा नीरा होती, जिनमें सदा पानी बहता रहता है। आप देखना भागीरथी उत्तरकाशी से निकलकर टिहरी जा रही है, भागीरथी उत्तरकाशी से निकलकर कहाँ जा रही है? टिहरी। तो पानी वाली, ऐसे मान लो पानी वाली कौन है? भागीरथी है। अब पानी वाली को पन वाली कांडा है, अभी यहाँ टिहरी में आके एक डैम बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ एक पनवाली कांडा, पनवाली आपकी केदार यात्रा भी आएगी। तो अगर यात्रा आएंगे तो फिर केदार में क्या आएगा आपका? रुद्रप्रयाग से मिला, क्योंकि टिहरी रुद्रप्रयाग से मिला है, टिहरी उत्तरकाशी से मिला है, टिहरी आप लोगों का देहरादून से भी मिला है। तो यहाँ पनवाली कांडा किसका? ये मिला जुला बुग्याल है और ये उत्तरकाशी और टिहरी के बीच पड़ता है, ठीक है ना। पानी वाली ऐसे याद रख लो कि दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? भागीरथी। तो यहाँ क्या है, ये आप लोगों का देखना, दोनों भागीरथी उत्तरकाशी से निकल के कहाँ जाती है? टिहरी। तो पनवाली कांडा है। उसके बाद आते हैं, देखो उत्तरकाशी की टिहरी की प्रमुख गुफाएं। टिहरी की प्रमुख गुफाएं। अब गुफाओं में वैसे तो आप लोगों को कल जैसे कि हम बात कर रहे थे भाई, सबसे पहले आते हैं आप लोगों का विश्वनाथ गुफा। नंबर 1 इसमें क्या आप लोगों का? विश्वनाथ गुफा है, और ये आपकी हिंदाव पट्टी पर है। ये कहाँ आपकी? हिंदाव पट्टी पर है। अभी इससे पहले देखो गुफाओं में हमने आप लोगों को विशिष्ट गुफा किसकी है? कल बात करें देवप्रयाग में विशिष्ट कुंड बनता था ना अलकनंदा पर, तो विशिष्ट गुफा किसकी है? देवप्रयाग की। तो यहाँ आप लोगों से पूछता है विशिष्ट गुफा किसकी है? देवप्रयाग की। विशिष्ट आश्रम, विसोन पर्वत, विशिष्ट आश्रम सब किसका था? देवप्रयाग। तो विशिष्ट गुफा किसकी है? देवप्रयाग की। उसके बाद नागकुंड, नागकुंड। अभी देखो नाग कैसा होता है? लंबा होता है ना। नाग कैसा होता है देखने में? भाई कहते हैं नाग क्या है? लंबा होता है। तो यहाँ लंब गांव है, और लंब गांव किसका है? टिहरी का। अभी देखो नाग से यहाँ आप लोगों को याद रखना, नाग से यहाँ मंदिर भी है एक जिसका नाम है सेम मुखेम। नागराज का मंदिर है, हालांकि बाद में मंदिरों पे आएंगे। तो अभी नागकुंड है। अब सेम मुखेम मंदिर किसका है? टिहरी का है। नागकुंड किसका है? टिहरी के लंब गांव का है, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं टिहरी के खनिज पदार्थ। टिहरी के क्या है आप लोगों के? खनिज। अभी देखो जैसे कि हम खनिज में पढ़ रहे थे पहले भी, अभी टिहरी को हमने कुछ ऐसे दिखाया था ना भाई, जो उत्तराखंड का मैप है हम किस में बनाते हैं? हमेशा आयत में बनाते हैं। ऊपर उत्तरकाशी था, नीचे देहरादून है, बीच में टिहरी है, टिहरी के ऊपर रुद्रप्रयाग है, और नीचे कौन है आप लोगों का? पौड़ी है, ऊपर कौन है? चमोली है। ऐसे चल रहा था। तो आप लोगों को टिहरी का पता था कि जो टिहरी है, अब टिहरी के हम क्या पढ़ रहे हैं? खनिज। अब पहली कंडीशन आती है, टिहरी जो फैला हुआ है वो देहरादून के ऋषिकेश तक फैला हुआ है ना, देहरादून के ऋषिकेश तक फैला हुआ है। उधर इधर देहरादून, इधर उत्तरकाशी, इधर कौन है? रुद्रप्रयाग, और इधर कौन है? पौड़ी। अभी देहरादून के खनिज पदार्थों में आप लोगों ने पढ़े हैं ना। अभी देखो देहरादून के खनिज पदार्थों का मतलब ये है, उसे पीछे से बंद कर दो, खटखट की आवाज़ कम हो जाएगी। पूरा ही नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही कर दो। तो इसमें क्या था देखो, यहाँ आप लोग ऐसे पढ़ रहे थे कि हम उत्तराखंड को अगर देख रहे हैं 3 हिमालयों में बांटा था ना। सबसे पहला हिमालय ऊपर से आएंगे तो वृद्ध है, मध्य है और शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी कायांतरित रूपांतरित चट्टानों से बना है। अब टिहरी का ऐसा क्षेत्र जो देहरादून से लगता है उसे कहते हैं जोनसार बाबर वाला क्षेत्र है देहरादून का, और टिहरी का क्या है? जौनपुर है। टिहरी का कौन है? जौनपुर है। अभी देखो टिहरी का जौनपुर, देहरादून का जौनसार बाबर क्षेत्र, विकास नगर वाला जो क्षेत्र है वो टिहरी से लगा है।
या आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप लोग का मंसूरी है, किसमें पड़ता है? मध्य हिमालय में। अब टिहरी किसमें? 2 हिमालय में, एक मध्य में और एक आप लोगों का शिवालिक श्रेणी में। सबसे कम जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। सबसे कम खनिज पदार्थ यानी खनिज पदार्थ बिल्कुल ना के बराबर हैं तो मध्य हिमालय है। वृद्ध हिमालय आपको ऐसे भी ऑप्शन रह सकता है कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? शिवालिक श्रेणी। किस में नहीं पाए जाते हैं? मध्य में। क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि उच्च हिमालय में। अब उच्च हिमालय में 2 नदियाँ बहती हैं। अलकनंदा में क्या मिलता है? अलकनंदा और पिंडर घाटी में सोना पाया जाता है, अलकनंदा में चांदी भी पाया जाता है। और इधर देखेंगे अलकनंदा भी वृद्ध हिमालय से निकल रही है, पिंडर भी वृद्ध हिमालय से निकल रही है। काली नदी में सोना पाया जाता है, काली नदी भी वृद्ध हिमालय से निकल रही है। लेकिन देखो ये सोना और धातु बताने का मतलब ये था कि हमारा क्षेत्र आता है जौनपुर वाला, और जौनपुर वाला आता है आप लोगों का मध्य हिमालय, क्योंकि मंसूरी किसका है? मध्य हिमालय। इससे नीचे का जो भी क्षेत्र है, जैसे मुनि की रेती है, जैसे सुमाड़ी है, आप लोगों ने पढ़ा सुमाड़ी और मुनि की रेती से कुषाणकालीन मुद्राएं मिली थी। या हम ये याद रख सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी से मिला है देहरादून से। तो जो खनिज पदार्थ देहरादून में मिलेंगे वही किस में मिलेंगे? टिहरी में। अब खनिज पदार्थों की दृष्टि से देहरादून में सबसे अधिक पाया जाता है चूना पत्थर। अभी पहली कंडीशन है देहरादून में चूना पत्थर है, तो आप लोगों का टिहरी में भी चूना पत्थर होगा। अब ये जो चट्टान है नीचे वाली, ये कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित, क्योंकि दाब के कारण और ताप के कारण, सबसे अधिक ताप भी इसी का है ना, ताप व दाब के कारण यदि चट्टानों में परिवर्तन होता है तो चट्टान बनती हैं कैसी? रूपांतरित। किन से बनती है? या तो आग्नेय चट्टानों से या अवसादी चट्टानों से। हिमालय जो पर्वत है ये अवसादी चट्टानों का हिस्सा है। हिमालय जो पर्वत है ये क्या है? अवसादी चट्टानों का हिस्सा है या अवसादी चट्टानों से बना है। और इसी का नीचे वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? रूपांतरित चट्टानें हैं। तो यहाँ चूने से बनता है रूपांतरित होकर संगमरमर। तो चूने का ही दूसरा रूप क्या है? संगमरमर है। तो राज्य में अगर चूना पूछ रहे थे, संगमरमर पूछ रहे थे, तो सबसे अधिक देहरादून। अब देहरादून से टिहरी लगा है तो टिहरी में भी वही मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। तो इसलिए टिहरी के खनिज पदार्थों में एक तो चूना पत्थर है, चूने के बाद संगमरमर, संगमरमर के बाद डोलामाइट, संगमरमर के बाद क्या है? डोलामाइट। हालांकि यूरेनियम के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं कि यूरेनियम भी यहाँ से पाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई खान या ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह है नहीं जहाँ से यूरेनियम दिखाया गया हो। तो सबसे पहले क्या है इसमें? आप लोगों का चूना पत्थर है। चूना पत्थर से कौन बनता है? आप लोगों का संगमरमर बनता है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ आता है आप लोगों का, देखो राज्य में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? नरेंद्र। अब अगर कहीं सबसे अधिक बारिश होगी, तापमान सबसे अधिक होगा, तो वहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे? सदाबहार या अधिकतर झाड़ी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिवालिक श्रेणी में सदाबहार भी होते हैं पेड़, और कैसे रहते हैं? पतझड़ वाले भी। सागौन को देख लो, पतझड़ वाला है ना, पत्ती चौड़ी होती है, मोटी होती है, लंबी होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़ी पत्ती वाले हैं, लेकिन सबसे अधिक झाड़ियाँ, क्योंकि जहाँ बारिश अगर परमानेंट, अभी देखना कि सावन लग गया ना, यानी कि वर्षा ऋतु आ जाएगी, वर्षा ऋतु जहाँ आई सावन लग जाएगा, तो उसमें ये देखते हैं ना प्रत्येक जगह झाड़ियाँ घास फूस अलग से उग जाता है। किसके कारण? बारिश के। तो बारिश अगर अधिक होगी तो क्या होगा? आप लोगों का घास झाड़ी अधिक होंगी। अब घास झाड़ी अधिक होने का मतलब ये कि राज्य में सबसे अधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप देहरादून टिहरी को ऐसे आ रखो, टिहरी में सबसे अधिक बारिश, तो इसीलिए राज्य में सबसे अधिक झाड़ियाँ भी टिहरी में पाई जाती हैं। तो इसमें लिख लेना कि राज्य में सबसे अधिक झाड़ी कहाँ की हैं? टिहरी की हैं। केवल झाड़ियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ वैसे तो वन विभाग की स्थापना हुई थी आप लोगों की 1885, अभी वैसे बाद में आएंगे वन पर लौट कर। तो अभी सबसे पहले क्या है यहाँ आप लोगों क्या चल रहा है? वनों में अगर हम बात करते हैं कि जो वन संपदा है, क्योंकि खनिज के बाद वन आते हैं हिमालय में, खनिज के बाद क्या है? वन है। तो वनों के दृष्टि से सबसे ज़्यादा यहाँ क्या मिलेंगी? झाड़ियाँ। अब झाड़ियों में भी सेम कंडीशन फिर से रहेगी कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि राज्य में यानी कि देहरादून जो आप लोगों का कौन है? टिहरी है। अब टिहरी में जो सबसे पहले वन विकास निगम बना था, यानी कि वनों के लिए क्या है? टिहरी वन विभाग बनाया गया था। टिहरी क्यों है? क्योंकि टिहरी रियासत है। अभी सबसे अधिक एक और बात ध्यान देंगे, सबसे अधिक वन आंदोलन कहाँ हुए हैं? तो टिहरी। अब सबसे अधिक आंदोलन होंगे तो इसलिए वन जो विभाग है वो टिहरी का कब कहा? 1885।
तो 1885 में टिहरी का क्या है, वन विभाग है। आप ऐसे याद रख रहे थे कि टिहरी में क्या है, सबसे अधिक वन आंदोलन हुए हैं। वन आंदोलनों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आप लोगों का गढ़वाल राजवंश कहा जाता है ना, गढ़ राजवंश, तो गढ़ राजवंश का मतलब क्या होता है, गढ़वाल था ना, क्योंकि अजय पाल द्वारा 1515 में गढ़वाल की स्थापना की गई थी 52 गढ़ों को मिलाने के बाद। अभी कहने का मतलब ये कि अगर हम इसे कहते हैं गढ़ राजवंश चल रहा था पहले, अभी चल रहा है टिहरी राजवंश चल रहा है ना, क्योंकि अब टिहरी के नाम से आ गया। जैसे ये टिहरी में पहुंचे थे तो राजवंश किसके नाम से आ गया था, टिहरी के। लेकिन टिहरी रियासत के अधीन कौन आता था, अभी देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर, किसे छोड़ रहे हैं, देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर गढ़वाल के सभी जनपद आते थे। गढ़वाल में जनपदों की संख्या वर्तमान में 7 है ना, गढ़वाल मंडल में। अभी एक छोटा हमने कौन, हरिद्वार, दूसरा छोड़ दिया कौन, देहरादून। इसके बाद कहने का मतलब है कुल 5 डिस्ट्रिक्ट जो अभी बने हैं वो सारे के सारे टिहरी रियासत से अलग होकर बने। अब 5 में कौन आता है, उत्तरकाशी है तो टिहरी से अलग हुआ है 60 में, चमोली है तो टिहरी से अलग हुआ है 60 में, क्योंकि टिहरी रियासत चल रही है। उसके बाद रुद्रप्रयाग 1997 है। रुद्रप्रयाग कब बना था, 1997। पौड़ी सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था, अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया, गढ़वाल में आता है ना, लेकिन पौड़ी को पौड़ी गढ़वाल कहा है और टिहरी को टिहरी गढ़वाल कहा है, ठीक है ना। तो पौड़ी किसका बसाया गया, जबकि गढ़वाल में है। अब पौड़ी का कुछ हिस्सा अंग्रेजों के पास है, कुछ हिस्सा पौड़ी का किसके पास है, राजा के। अभी पौड़ी था 1840 में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बना था। टिहरी डिस्ट्रिक्ट कब बना, 1949, 1 अगस्त 1949, और टिहरी की स्थापना थी 1815। देखो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहले पूरे उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम था पौड़ी, अंग्रेजों द्वारा 1840 में बनाया गया। उसके बाद आप लोगों का टिहरी है 1815 में, डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये खाली टिहरी नगर की स्थापना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बनेगा 1949 में। 1949 के बाद इससे अलग हुए 1960 में चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है ना। दोनों हमने कहा था ना, ऊपर की जो पट्टी है तीनों 60 के हैं। ऊपर में चमोली है तो 1960 है, अभी आप लोगों का उत्तरकाशी है 1960 है, पिथौरागढ़ है तो 1960 है, अभी बीच में कौन है, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग कब का, 1997। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जितने भी बने हैं वो टिहरी से अलग होकर बने। गढ़वाल वाले हमने छोटे कौन, हरिद्वार और देहरादून, क्योंकि देहरादून सहारनपुर कमिश्नरी के अंतर्गत अंग्रेजों ने शामिल किया था। हरिद्वार को ऐसे ही छोड़ के रखा है अभी तक। तो यहाँ अभी जितने बचे हैं कितने, 5। अब 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें टिहरी की रियासत चल रही है। सबसे अधिक वन आंदोलन किसके हैं, टिहरी के। हालांकि आप लोग पढ़ते हैं कि रेणी गांव से गोरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था, तो चिपको आंदोलन चलाया था तो चमोली है, टिहरी तो नहीं है। लेकिन रियासत अगर पूछ रहे हैं तो वो भी क्या था, आप लोगों का टिहरी है, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों का 1815 में कौन आ गया था, टिहरी। अब यहाँ वन पंचायत को ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो एक होती है आपकी पंचायत, पंचायत राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू करने वाले कौन थे, तो अगर पूरे राज्य में पूछता है तो चंद राजवंश थे। ऐसे यार हम लोग पंचायत में चंद लोगों को बुलाया था ना, चंद मतलब गिने चुने लोगों को। तो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले सबसे पहले जो राजा पूछते हैं तो कौन है, चंद है। चंदों में भी सबसे पहले सोमचंद आए थे कुमाऊं में। अभी यहाँ राज्य की बात हो रही, गढ़वाल कुमाऊं की नहीं। लेकिन अगर यहाँ पंचायत के सामने लिख दिया जाता है वन पंचायत, क्योंकि अभी राज्य में वन पंचायत लागू है और राज्य में वन पंचायत के अकॉर्डिंग 2008 में परिसीमन किया गया था, जिसमें महिलाओं का कोटा पंचायतों में कितना कर दिया गया है, 50%। पहले कितना था, 33%। तो अभी आप ऐसे याद रख रहे हैं कि अभी वन पंचायत चली है, तो राज्य में वन पंचायत चली कहाँ से है, टिहरी से। अभी राज्य को ऐसे समझ रहे हैं ना कि भाई गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है उसमें पूरे में सबसे पहले टिहरी पूरा है ना, तो गढ़वाल बड़ा है तो पहले वन पंचायत चलाने वाला बड़ा कौन होगा, बड़े वाला होगा। तो वन पंचायत चलती हैं कहाँ से, टिहरी से, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कुमाऊं की थी, चंद राजवंश, ठीक है ना। अब वन पंचायत के साथ में इससे पहले भी अगर वन पंचायत को देखते हैं तो यहाँ एक और पंचायत बनी थी जिसका नाम था आज़ाद पंचायत।
देखो आज़ाद पंचायत का मतलब ये है कि राज्य में कुछ वनों के आंदोलन हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा कि राज्य में सबसे पहले जो वन आंदोलन हुए हैं सबसे ज़्यादा, वो किस में हुए? टिहरी में। ऐसे याद रख लेना, वनों में सबसे अधिक झाड़ियाँ किस में हैं? टिहरी में। तो अभी अगर हम वनों को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक, आप ऐसे याद रखो, राजा श्रीनगर से टिहरी जा रहा है। अब राजा श्रीनगर से कहाँ जा रहा है? टिहरी। अब टिहरी को जब बसाएगा तो पेड़ पौधे काटेगा। हालांकि लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो 1815 है, 1815 में बस रहा ना, खाली हम लॉजिक में याद रखने का तरीका। तो राजा कहाँ जा रहा है अभी? टिहरी। अब टिहरी में जैसे गया तो आप ऐसे देखते हैं ना कि भाई राजा के साथ में 2-4 लोग और चलते थे ना, 4 लोग ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि पहले लोग किस में चलते थे? डोलियों में। अब डोला पालकी जैसे चला है तो 4 लोग जाते थे, एक बैठा के रखते थे। अभी 4 गए तो 1904 में एक यहाँ आंदोलन हुआ था जिसका नाम था कुंजड़ी आंदोलन। ये वन आंदोलन है कुंजड़ी। हम खाली वो खाका तैयार कर रहे हैं जिसे याद करेंगे अभी, नहीं तो 1904 का मतलब है 2-4 आदमी गए, 4 आदमी गए ना, राजा के साथ गए कहाँ? अभी कुंजड़ी कैसे याद रखा? अब जैसे राजा गया होगा, राजा ने कहा भाई टिहरी जहाँ पर बसा है वहाँ कौन था? गणेश प्रयाग। अब जहाँ पर नदियाँ होंगी वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। अब राजा ने जाके सपोज मान लिया कि पेड़ पौधे साफ करने शुरू कर दी, ऐसे मान रहे ना, राजा ने जाके पेड़ पौधे साफ किए और एक खास पट्टी बनाई। खास मतलब समझ रहे ना भाई, इस पट्टी में मेरा क्या बनेगा? महल बनेगा, ठीक है ना। तो वहाँ के जो लोग थे उसका विरोध करेंगे, सबसे पहली कंडीशन आएगी ना, लोग क्या करेंगे? विरोध। तो अभी राजा ये कह रहा है जैसे यार कंजर पीछे पड़ गए, ये छोड़ नहीं रहे, तो सबसे पहले कंजरों से पाड़ा हो गया तो कुंजड़ी हो गया, याद रख सकते हैं। अब इसके 2 साल बाद, मात्र 2 साल बाद एक खास पट्टी आंदोलन हुआ। अभी खास पट्टी आंदोलन कितना है? 1906। तो ये है आपका खास पट्टी आंदोलन। कुंजड़ी है 1904 का, खास पट्टी है 1906 का। क्या? अच्छा 6 लिखा तो 6 बता रहा हूँ, वहाँ 4 लिखेगा, कोई बात नहीं। यहाँ 1904 का कुंजड़ी है, 1906 का खास पट्टी है। तो आपसे ये पूछता, खास पट्टी आंदोलन कहाँ चला था? टिहरी से। कुंजड़ी आंदोलन कहाँ का है? टिहरी का। कुंजड़ी आंदोलन का संबंध है वनों से, ठीक है ना। खास पट्टी आंदोलन का संबंध है वनों से। राजा अपने लिए खास पट्टी बना रहा है, ऐसे याद रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब वन सबसे पहले यहीं से चल रहे हैं ना। अब इसके बाद धीरे धीरे जैसे चला तो एक साल आया जिसका नाम था आप लोगों का 1930। और 1930 उत्तराखंड के गढ़वाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 30 मई 1930 तिलाड़ी मैदान, तिलाड़ी मैदान या रवाई कांड कहते हैं ना। अब तिलाड़ी का जो मैदान है वो कहाँ पड़ता है? नदी पूछेंगे तो यमुना है, लेकिन उत्तरकाशी में यमुना बहती है, टिहरी में तो नहीं आती। अभी यहाँ कंडीशन ये है ना, अभी तो टिहरी रियासत के अधीन है, और टिहरी रियासत में तो सारे हैं, क्योंकि देखना 1930 चला है, 60 में अलग होगा, ये 60 में अलग होगा उत्तरकाशी। अभी वर्तमान में तिलाड़ी मैदान यमुना किनारे किसमें? उत्तरकाशी में। तो यहाँ आया 30 मई 1930 को एक कांड हुआ जिसका नाम है तिलाड़ी मैदान। अभी ये भी मैदान का मतलब ये है कि जितने भी आंदोलन टिहरी में हुए हैं सारे वनों को लेके हुए हैं, राजा के खिलाफ हुए हैं। क्योंकि इसके बाद 1939 में यहाँ एक और प्रजा मंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन करेंगे, ठीक है ना। अभी हम श्रीदेव सुमन पे ना जाके पहले हम चल रहे हैं 30 मई 1930 का तिलाड़ी मैदान है। और तिलाड़ी मैदान हमारा कहाँ? यमुना तट पर है, वर्तमान में उत्तरकाशी है। उस समय क्योंकि उत्तरकाशी बनेगा 60 में, तो अभी ये किस में? टिहरी रियासत में। अब टिहरी रियासत में यहाँ क्या हुआ? अभी यहाँ जो राजा थे वो कौन थे? नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह को ही यही परमार है ना। अब नरेंद्र शाह ने इस आंदोलन का मतलब ये था, लोग इकट्ठे हो रहे थे एक मैदान में, राजा का विरोध कर रहे थे कि राजा ने जो पेड़ है, वन है, उसे राज्य के अधीन लिया और अपने अनुसार अंधाधुंध कटाई करा रहा है। अब अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए यहाँ सबसे पहले इन्होंने क्या किया? यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। अभी आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो 30 लोग हैं ना। अब जब 30 लगती है लोग नदी के किनारे भागते हैं। 30 मतलब प्यास। अब प्यास लगी तो यमुना किनारे हैं, ठीक है ना। अब
यमुना किनारे पहुंच गए। अब यहाँ देखना, लोग तिल मिलाए थे तो तिलाड़ी काल था ना, तिल मिलाए हुए थे ना लोग, राजा के खिलाफ तिल मिलाए थे। क्योंकि अगर वन नहीं रहेंगे तो पहाड़ नहीं रहेगा, पहाड़ नहीं रहेंगे तो ग्लेशियर नहीं रहेंगे, ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो नदी नहीं रहेंगे, नदी नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेगा। और पानी है 30 से संबंधित, ठीक है ना, और 30 मतलब प्यास, ऐसे समझ सकते हैं। तो यमुना मतलब तिलाड़ी मैदान के किनारे। अब 1930 है, 30 ही मई है। अब मई का मतलब माँ को याद करते हैं ना जब लोग इकट्ठे होते हैं, या आप ये देख लो जब भी अत्याचार होता है सभी लोग माँ को याद करते हैं। अभी चक्रधर किसे कहा जाता है? चक्रपाणी कौन है? जिनकी उंगली में कौन है? चक्र है, उन्हें कहते हैं चक्रपाणी। और चक्रधर किसे कहते हैं? कर्षण को कुछ चक्र के रूप में कहते हैं शायद, चलो ये छोड़ दो अभी। चक्रधर ना, चक्र जो चक्रपाणी या चक्रधारी, चक्रपाणी इसलिए कहा जाता था क्योंकि चक्र जब सुदर्शन चक्र चलता था तो विनाश कर देता था ना। अब यहाँ विनाश करने वाले भी नाम था चक्रधर जुयाल। अब ये जो चक्रधर जुयाल हैं, इन्हें नरेंद्र साहब भेज रहे हैं किसे? आंदोलन को दबाने के लिए। अब इन्होंने ये गए और जाते ही गोली चलवा दी। अब लोगों को यहाँ भागने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि नदी घाटी थी। सेम कंडीशन हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अब वहाँ जनरल डायर ने गोलियाँ चलवाई थी ना निर्दोष जनता पर, तो इसीलिए जनरल डायर की उपाधि दी जाती है चक्रधर जुयाल को। राज्य में जनरल डायर की उपाधि या किसे जनरल डायर के समान माना जाता है तो कौन था? चक्रधर जुयाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान राज्य में जो कांड हुआ है वो कौन है? 1930 का तिलाड़ी मैदान है, ठीक है ना। अभी 1900 कहने पर किसके हो गया? नरेंद्र शाह के। अभी देखो यहाँ कुछ ऐसे चल रहा है, तिलाड़ी मैदान किससे संबंधित था? वनों से। वैसे तो ये कर्षकों से भी था। कर्षक मतलब किसान, क्योंकि किसानों की भूमि, किसानों के पेड़ पौधे लिए जा रहे थे। अभी किसानों के पेड़ पौधे लिए जाएंगे तो सबसे पहले देखो कुंजड़ी है, कुंजड़ी के बाद खास पट्टी है, खास पट्टी के बाद लोग तिल मिला गए थे तो तिलाड़ी है। 30 लगी तो यमुना किनारे पहुंचे तो 1930 है, 30 मई 1930 को ये आंदोलन हुआ। चक्रधर जुयाल ने यहाँ गोली चलाई थी जिसके कारण इन्हें डायर की उपाधि दी जाती है, नरेंद्र शाह के कहने पर किया था। अभी इसके बाद धीरे धीरे राज्य में ये चल रहा था कि इधर नरेंद्र शाह ने ऑर्डर दिया तिलाड़ी मैदान की घटना होगी, इसके बाद राज्य में लोगों का आक्रोश ज़्यादा हो गया। उसके बाद श्रीदेव सुमन आते हैं और 1939 में किसकी? प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। प्रजामंडल को ही हिमालय सेवा संघ कहा गया था बाद में। लेकिन अभी आप ये याद रख रहे हैं क्या? श्रीदेव सुमन आए। हालांकि श्रीदेव सुमन का अभी वन आंदोलन से संबंध नहीं, क्योंकि इनका राजा के खिलाफ आंदोलन था। इनका खिलाफ किससे? राजा के। तो अभी 1939 में कौन आ गया? प्रजामंडल। और जैसे प्रजामंडल आया तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन की मृत्यु कितने दिन की भूख हड़ताल के कारण हुई थी? 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण 25 जुलाई 1944। श्रीदेव सुमन की मृत्यु होगी 25 जुलाई 1944। 84 दिन की भूख हड़ताल की थी। अभी देखो जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी कि 1939 में प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की। श्रीदेव सुमन वैसे जोलगांव टिहरी के निवासी थे। हाँ, 1916 जोलगांव टिहरी में उनका जन्म हुआ था। तो अभी आप ये याद रख रहे हैं ना कि भाई 16 में क्या मतलब हमारा चल गया अभी यहाँ तक आगे। अब जैसे 44 तो इनकी मृत्यु होगी, क्योंकि इनकी मृत्यु का मतलब था कि ये राजा के खिलाफ थे, राजशाही शासन के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे। अब यहाँ से ये वन आंदोलन रूप किसका ले लेता है? ये ले लेता है पृथक राज्य आंदोलन का रूप ले लेता है। अब पृथक राज्य आंदोलन का रूप ले रहा है क्योंकि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था श्रीनगर में। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में राज्य को अलग राज्य की मांग की गई थी। टिहरी का राजा ये कह रहा था सारा ले लो लेकिन मेरा राज्य छोड़ दो। अभी टिहरी के खिलाफ लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया तो यहाँ कौन है? श्रीदेव सुमन। अब जैसे इनकी मृत्यु होती है 25 जुलाई, देखो यहाँ दो कंडीशन है। 30 मई को शहीद मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर? 30 मई को होगा तिलाड़ी मैदान में। श्रीदेव सुमन की याद में शहीद मेला लगता है 25 जुलाई, दोनों टिहरी के हैं। शहीद मेला कहाँ है? टिहरी का, लेकिन शहीद मेले में अलग अलग कंडीशन दी गई हैं। एक है 30 मई को तिलाड़ी मैदान के उसमें शहीद मेला लगता है,
एक श्रीदेव सुमन की मृत्यु जब हुई थी 25 जुलाई को, यहाँ भी क्या है, शहीद मेला है। अभी देखो हम यहाँ इसकी मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राज्य का अभी जो आंदोलन है ये किस में बदल गया, पृथक राज्य में बदल गया। अब जैसे 44 आया तो इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है किसकी, श्रीदेव सुमन की, तो बागडोर आती है, नाम था नरेंद्र सकलानी। आप ऐसे याद रख लो, सकलानी रिवोल्ट हत्याकांड हुआ है, सकलानी रिवोल्ट कांड हुआ है। अब नरेंद्र सकलानी, नरेंद्र शाह से याद रख लो, नरेंद्र से आ रहा ना, हालांकि नरेंद्र सकलानी अलग व्यक्ति। तो बागडोर आई है किसके हाथ में, नरेंद्र सकलानी। और नरेंद्र सकलानी, भोलूराम मेहरा, अब ये फिर आंदोलन करते हैं, इस आंदोलन को गति देते हैं। 1946 में यहाँ आंदोलन उग्र हो जाता है, जिसके कारण आपके इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, नागेंद्र सकलानी और भोलूराम मेहरा की। अब यहाँ इस समय जो राजा आ गया, अब लास्ट में राजा आता है जिसका नाम है मानवेंद्र शाह। अब संविधान बन के तैयार कब हुआ था, 1949। कितना, अभी कितना 1949 लिखूं, तारीख कितनी लिखूं, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो रहा, 50 में लागू हो रहा है। तो बन के तैयार का मतलब है, अभी देखना अगस्त इससे पहले आता है, बाद पहले आएगा। तो यहाँ कंडीशन ये थी कि इससे पहले क्या हो गया था, यहाँ अभी कितना चल रहा, 1949। अभी यहाँ इससे पहले क्या हो गया, 46 में विद्रोह होना शुरू हुआ था। अभी 46 में संविधान सभा का गठन भी है। आप ऐसे आ रहे हो, उधर संविधान सभा बन रही है, इधर लोग ये कह रहे हैं कि हमें भारतीय संघ में शामिल होना है, 47 में आज़ाद हो गए। अब भारतीय संघ मतलब संविधान है। अब संविधान में लोगों को पहले अखंड भारत के प्रेरणा किसे कहे जाते हैं, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि भारत के एकीकरण के जनकदाता, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका प्रतीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों को विलयकरण का काम करना शुरू किया हुआ है। अब जब लोगों को पता लगा कि यहाँ तो भारत में भारतीय संघ में लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये लोग भी कह रहे थे कि हमें भी शामिल किस में करो, भारतीय संघ में करो। राजा विरोध कर रहा था। लास्ट में क्या होता, मानवेंद्र शाह राजा चला हुआ है, 1949 में वही साइन करेगा। अभी मानवेंद्र शाह ने 2 वर्ष 1 माह लगभग 11 दिन के लगभग शासन किया है, लेकिन 2 वर्ष में संविधान बन के तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब 2 वर्ष यहाँ भी चल रहे हैं। तो नरेंद्र शाह यहाँ कौन है, मानवेंद्र शाह है। अब मानवेंद्र शाह क्या हो रहा है, अब मानवेंद्र शाह लोगों को मना रहा था, ऐसे याद रख लो, लोग माने रहे थे। अब एक दिन ऐसा हुआ, सारों ने हल्ला बोल और टिहरी रियासत में राजा की गद्दी पे जा पहुँचे। अब राजा ने देखा जनता ज़्यादा है, राजा भाग गया। अब जैसे राजा भागता है, राजा भागने का मतलब ये है कि यहाँ से शुरू होती है आज़ाद पंचायत। अब यहाँ एक आज़ाद पंचायत का गठन हुआ, फिर हस्तक्षेप हुआ अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार ने राजा के साथ सहयोग किया और फिर से शांति व्यवस्था बनाई और मंत्री परिषद बना, अंतरिम सरकार बनाई, और फिर यहाँ क्या हुआ, विलयकरण हो गया किसका, टिहरी रियासत का। ठीक है ना। अब टिहरी रियासत का विलयकरण हुआ था 1 अगस्त 1949। अगस्त इसलिए याद करा रहा था, अभी जितना भी हुआ सारा कर्षक आंदोलन या वन आंदोलन था। किसका चल रहा है, टिहरी। तो तिलाड़ी मैदान के बाद अभी जो आंदोलन हुआ, इसके बाद पृथक राज्य आंदोलन चल रहा है जोर शोर से, क्योंकि यही आंदोलन हो गया था पृथक राज्य आंदोलन। अब पृथक राज्य आंदोलन में सबसे बड़ी घटना थी रामपुर तिराहा कांड 1994। 1994 में ही कौन है, मसूरी कांड है। 1994 में ही कौन है, खटीमा कांड है। राज्य में पृथक आंदोलन को लेकर सबसे बड़ा योगदान था और साल 1994 का। अब साल 1994 का मतलब ये है कि लोग चुन चुन के आए थे ना। हाँ आ रहा हूँ। तो लोग क्या हुए थे, चुन चुन के आए थे। तो आप ऐसे यहाँ रख सकते हैं कि लोग चुन चुन के आए थे। अभी चुन चुन के मतलब 94 है ना। अभी हम 94 को ऐसे याद रख रहे हैं कि 94 में टिहरी में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था रक्षा सूत्र आंदोलन। जिसका मतलब क्या था, रक्षा सूत्र आंदोलन था। ये दे दियो सब, वो तो है नहीं इसमें, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या चल गया, रक्षा सूत्र आंदोलन चल गया। अब यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है रक्षा सूत्र आंदोलन कब का है। अभी रक्षा सूत्र मतलब राखी बांधते हैं ना, राखी किसे बांधते हैं, अभी किसे बांधते हैं, भाई को बांधते हैं ना। तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन चलाने वाला होगा वो भी भाई होगा, और भाई भी अच्छा होना चाहिए, बुरे को कोई नहीं बांधता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ रक्षा सूत्र जो आंदोलन है, अब ये किसका है, ये सुरेश भाई ने आंदोलन चलाया था। और ये आप ऐसे आ रहे हो भाई, राखी किसे बांधते हैं, अच्छे भाई को। तो रेस मतलब रेसा होता है ना, राखी मतलब रेसा। तो सुरेश भाई को राखी बांध रहे, रक्षा सूत्र है। और सबको ये कहा गया था राज्य में ऐसा करो, एक एक पेड़ चुन लो। अब चुनेंगे तो 94, चुनेंगे तो 94 हैं। अब वन आंदोलन है तो टिहरी अपने आप आ जाएगा, वन आंदोलन है तो टिहरी अपने आप आ जाएगा ना। टिहरी के वन आंदोलन है, तो इतना खाका बताने का मतलब सिर्फ ये था, रक्षा सूत्र आंदोलन। लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बीच में रिपीट हुए हैं। जैसे आप लोगों का रामपुर तिराया कांड, मसूरी कांड, और आप लोगों का खटीमा कांड, सब किसके हैं, 1994 के हैं। हालांकि उनकी डिटेल डेट सब कुछ बाद में चलेगा। तो अभी कंडीशन ये आती है कि रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी का है। अब टिहरी कहाँ है, भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना। तो रक्षा सूत्र जो आंदोलन हुआ था वो भिलंगना पर है, भिलंगना नदी पर क्या होता आप लोगों का रक्षा सूत्र आंदोलन चला था, किस पर, भिलंगना नदी घाटी। क्योंकि ऐसे ही पूछ लेता है कि रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत किस नदी घाटी में की गई। तो यहाँ वैसे तो भागीरथी भी बह रही है ना, लेकिन भागीरथी उत्तरकाशी से किसे जोड़ रही है अभी तक, टिहरी को। अभी केवल टिहरी में है भिलंगना। भिलंगना कहाँ से निकल रही थी, खतली ग्लेशियर। तो अभी याद रह जाएगा ना। तो अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ रक्षा सूत्र के प्रेरणा कौन है, सुरेश। रक्षा तो राखी याद रखो, राखी बांधते भाई को तो भाई जुड़ा रहेगा, और सु अच्छा होना चाहिए। तो सुरेश भाई को क्या होता है, राखी है, रक्षा सूत्र आंदोलन है। चुन चुन के राखी बांध रहे थे, भाई ये पेड़ मेरा है, ये पेड़ तेरा है, इससे तू राखी बांध। तो क्या हो गया था, 1994, ठीक है ना। अभी देखो वन आंदोलन में इसका क्या हो गया कि यहाँ तक हमारे हो गए वन आंदोलन। इसके बाद आते हैं टिहरी के प्रमुख स्थल हैं, कुछ मेले आएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो अब आप बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र की। टिहरी तो हमारा चल ही रहा है। अब प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले क्या आप लोगों का धनोल्टी। अभी धनोल्टी में लोग सबसे अधिक कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि मंसूरी घूमने गए, और मंसूरी किसका है, देहरादून का। अभी दिमाग में ये चलता है कि मंसूरी किसका है, देहरादून का। तो धनोल्टी भी मंसूरी के पास है ना, तो देहरादून है। लेकिन बोलता देहरादून का है किसका, टिहरी का। कल हमने आप लोगों को कम्पेटिव फॉल पढ़ा था, किसका था, धनोल्टी था ना। कम्पेटिव फॉल धनोल्टी टिहरी का है। तो धनोल्टी मतलब धन है ना। हमने धन में ये भी याद रखा था, जिसके पास धन हो गया वो पर्चा भरेगा, और पर्चा भरा जाता विधानसभा का। तो ये टिहरी का विधानसभा क्षेत्र भी है। अब टिहरी का क्या है, ये आप लोगों का विधानसभा क्षेत्र भी है। उसके बाद देखो धनोल्टी को क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ क्या है, एक हमने क्या बताया था, ताल का नाम कम्पेटिव फॉल है ना। अब कम्पेटिव फॉल को बनाने वाले कौन है, जॉन मैकिनन। अभी मैक मतलब होता है बनाने वाले, तो कृत्रिम था तो बनाया हुआ है। अब इसके बाद में हमारा दूसरा क्षेत्र रहता है नरेंद्र नगर। इसकी विशेषता है नरेंद्र शाह ने बसाया था। नरेंद्र शाह अपनी राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर लेके आ रहा है, तो राजमहल बनाएगा। अब टिहरी से क्यों लेके आ रहा है, ऐसे याद रखो, टिहरी में अशांति होगी ना, वन आंदोलन चल रहे हैं, याद रखना खाली। अब शांति चाहिए इसे, अब शांति चाहिए तो अपने आनंद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जनता कुछ भी हो, सैनिक देख लेंगे। तो जो इनका कंडीशन ये आती है कि आनंद सपा नाम है, आनंद सपा किसे कहते हैं, ये नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर में राजमहल बनाया गया था, जिसे आनंद सपा कहा जाता है। अभी तो होटल हो या इमारत हो कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ये पता है नरेंद्र नगर किस लिए जाना जाता है।
पहली कंडीशन, नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी राजधानी के रूप में। याद ऐसे रख रहे हैं, वहाँ आनंद में विविधता आ रही थी तो टिहरी से कहाँ पहुँच गया, आनंद सपा। ये राजमहल है इनका, तो ये राजमहल के लिए जाना जाता है। राजमहल को क्या कहते हैं, आनंद सपा। और आनंद सपा राजमहल किसका है, नरेंद्र नगर का, क्योंकि राजमहल तो टिहरी में भी बना हुआ है। राजमहल किसका है, टिहरी में भी बना हुआ है। नरेंद्र नगर में बारिश सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। उत्तराखंड की सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, नरेंद्र। इसके बाद आता है कीर्ति नगर। अब कीर्ति नगर कीर्ति शाह ने बसाया था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कीर्ति नगर किसका है, कीर्ति शाह ने बसाया था। इसके बाद एक और क्षेत्र था, वैसे तो और क्षेत्र हैं, जैसे देवप्रयाग हमने पहले पढ़ा दिया, घनसाली था ना। तो अभी आप लोगों को देखो, घनसाली किस नदी के तट पर है, कल बात कर रहे थे, बालगंगा और भिलंगना। बालगंगा और भिलंगना के संगम पर कौन है, घनसाली। लेकिन घनसाली क्या है, ब्लॉक है ना, विकास खंड है। तो इसीलिए अगर आप लोगों से ये पूछा जाता, बूढ़ा केदार जिसे वर्ध केदार भी कहते हैं, बूढ़े केदार को पांचवा धाम भी कहा जाता है। बूढ़े केदार को अभी पांचवा धाम भी कहा जाता है, क्योंकि खतलिंग ग्लेशियर है वहाँ, और खतलिंग ग्लेशियर को पांचवा धाम कहा जाता है, ठीक है ना। जहाँ खतलिंग ग्लेशियर है उस वाले क्षेत्र को पांचवा धाम कहा जाता है, ऐसे याद रखेंगे। लेकिन यहाँ अभी ऐसे याद रख रहे हैं कि यहाँ भिलंगना नदी थी, खतलिंग ग्लेशियर से निकल रही है, बूढ़ा केदार वहाँ है। तो अभी यहाँ प्रश्न ये था कि बूढ़ा केदार किस विकास खंड में है, ये किस स्थान पर है, तो विकास खंड पूछ रहा है। तो वहाँ कौन है, घनसाली, क्योंकि वो क्षेत्र पूरा घनसाली का है। विकास खंड ये तो है नहीं कि भाई एक क्षेत्र ये बना दिया। तो घनसाली में कौन है, बूढ़ा केदार विकास खंड में। परमाणु की प्राचीन राजधानी है वो, परमाणु की प्राचीन राजधानी भी है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं, आप लोगों के देवप्रयाग हमने पहले चल दिया है। इसके बाद आप लोगों का चलता है टिहरी के प्रमुख मंदिर। हरिनाल टिहरी के प्रमुख मंदिर है। अब टिहरी के प्रमुख मंदिर भी ऐसे याद रखेंगे, एक होता है तरंग, याद है किसी को, तरंग किसे कहते हैं, तरण, सॉरी तरण है, तरण। एक क्या है, तरण है, और एक आपका तरणी है। अभी जब आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, कुछ लोगों ने पढ़े होंगे अलंकार, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। लेकिन पेपर, अगर पिछले पेपर आप रिपीट कर रहे होंगे तो वहाँ ये आया होगा, तरण किसका पर्यायवाची है, तरणी किसका पर्यायवाची, तरण किसका है। देखो स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या कहते हैं, तरण ताल। तरण का मतलब है तालाब, जोहड़, जैसे आप गाँव की भाषा में क्या कहते हैं, जोहड़। तो तरण मतलब जोहड़ है। तरणी मतलब नदी है। तरणी मतलब क्या है, नदी है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, उसमें ये दिखाया गया था कि नदी में जो पेड़ हैं, तरु हैं, उनकी छाया प्रतीत हो रही है। तो अभी उसे खैर छोड़ रहे हैं। तो तरणी मतलब नदी है और तरण मतलब ताल है। अभी नदी हो, ताल हो, इनमें जो खेल होते हैं वो जल क्रीड़ा कहलाते हैं। राज्य में सबसे बड़ा जल क्रीड़ा क्षेत्र कहाँ का है, टिहरी का। राज्य में सबसे बड़ा जल क्रीड़ा क्षेत्र बनाया गया टिहरी डैम को। तो टिहरी डैम मतलब तरण है। अब तरण हम ऐसे याद रख लें, यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है तुरंग बली मंदिर। क्या है, तुरंग बली मंदिर है। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है तुरंग बली मंदिर कहाँ स्थित है। अभी तुरंग को तरण याद रखो, तरण है तो ताल है, ताल है तो सबसे बड़ा, डैम वाला ताल सबसे बड़ा है ना। तो तुरंग बली है, बली मतलब, या आप ऐसे याद रख लो भाई, सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बलि देते हैं, या ऐसे याद रख लो कि खाली बलि मतलब बलवान है, बलवान होंगे तो बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा ताल कृत्रिम है तो कौन है, टिहरी डैम है। अब टिहरी डैम है तो तुरंग बली मंदिर किसका होगा, तुरंग मतलब तरणी, ऐसे याद रख लो थोड़ी देर के लिए तो याद हो जाएगा। अब तुरंग बली मंदिर है। अभी एक और कंडीशन हमने कहा कि तुरंग बली मंदिर है, अब तुरंग का मतलब तरणी है। देखो तरण ताल हमने कहा था, तरण ताल होता है जोहड़ तालाब, अभी तरणी मतलब होता है नदी। अब नदियों का संगम टिहरी में किस किस का है, भागीरथी और भिलंगना का।
अभी टिहरी को अभी अलग बनाया गया है बोराड़ी गांव में, जैसे कि हम बताए थे टिहरी को यहाँ से हटा के बोराड़ी गांव में बनाया गया। अभी जैसे बोराड़ी गांव में बनाया गया तो वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, सत्य कुछ करके है, हाँ सतेश्वर महादेव। वहाँ पर क्या है, एक सतेश्वर महादेव का मंदिर है। लेकिन तुरंत अभी हम यहीं से चल रहे हैं, अभी टिहरी चल रहा है ना, टिहरी में हमने ऐसे आ रहा है भाई, तरण मतलब सबसे बड़ा ताल है टिहरी का। अब राजा टिहरी पहुँच रहे हैं, कैसे जाएंगे, रथ पे बैठ के जाएंगे ना। अब रथ पे जाएंगे तो नंबर 2 है रथी है। रथी मंदिर किसका है, टिहरी का। रथी मंदिर किसका है, टिहरी का है। अभी हम ये कह रहे हैं टिहरी को बसाओ, लेकिन बसाओ ऐसा जैसा पहला था, सेम होना चाहिए। अब सेम मुख वाला टिहरी बनाना, सेम मुखे मंदिर। तो यहाँ दूसरा आता है, तीसरा कौन है, सेम मुखेम मंदिर है। अब सेम मुखेम मंदिर वैसे है नागराज का, लेकिन आप ऐसे आ रख सकते हैं, बस सेम बनाना है, टिहरी को ऐसे ही बनाना है जैसे बना हुआ था। टिहरी को बोराड़ी में स्थापित किया तो समान बना रहे ना। तो अभी आपसे तो ये पूछा सेम मुखेम मंदिर कहाँ है, टिहरी का, ठीक है ना। अब टिहरी हम ऐसे याद रख रहे हैं, याद रखने का तरीका ये ऐसा ही बनाना है जैसे पहले था, तो सेम मुख वाला बनाना है। सेम मुखेम मंदिर है किसका, आप लोगों का, टिहरी का। अभी सतेश्वर महादेव नई टिहरी है। नंबर 4 क्या है, सतेश्वर महादेव नई टिहरी या बोराड़ी कह सकते हैं, क्योंकि नई टिहरी पहले क्या था, बोराड़ी था। हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखो तुरंग हमने याद रखा ताल से, रथी याद रखा, राजा जा रहा था रथ पे। उसके बाद सेम बनाना है, ऐसा ही बनाना है टिहरी। उसके बाद सत्य महादेव, सतेश्वर महादेव किसका है, बोराड़ी। इसके बाद चलते हैं आप लोगों का पलेठी। अब पलेठी को ऐसे आ रहा, लोग पलटती नाव है ना, पलटती कौन है, नाव। और नाव कहाँ चलती है, टिहरी डैम में सबसे बड़ा है। नाव के लिए सबसे बड़ा कौन है, टिहरी डैम है। ऐसे याद रख लेना, पलटती कौन है। लेकिन पलटेंगे कब, जब हिलेंगे, हिंडोला लेंगे ना पहले, तो पलटने से पहले। तो पलेठी का यहाँ क्या है, सूर्य मंदिर है। और पलेठी का सूर्य मंदिर किसका है, टिहरी के हिंडोला का है। टिहरी के क्या है, हिंडोला। क्या हुआ, कह रहे थे कुछ। तो पलेठी का सूर्य मंदिर किसका है, हिंडोला, टिहरी है। देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे तो हमारे राज्य में जो सूर्य मंदिर है सबसे बड़ा, वो कौन सा है, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा का है। लेकिन यहाँ कटारमल की जगह क्या लिखा, पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी का। आप ऐसे याद रखो, पलेठी मतलब पलटेगी नाव, और नाव पलटेगी तो ताल में पलटेगी। ताल क्या है, टिहरी है, और टिहरी है तो हिलेगी तो हिंडोला है। हिंडोला खाल लिखते हैं, हिंडोला खाल में क्या है, पलेठी का सूर्य मंदिर है। अभी यहाँ एक घाटी बनती है जिसे लुलेरा गुलेरा कहते हैं। लुलेरा गुलेरा घाटी में कौन है, आप लोगों की, पलेठी का सूर्य मंदिर है। ऐसे याद रखें, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, लुलेरा गुलेरा घाटी है। चलो जी, इसके बाद आता है यहाँ का सुरकुंडा, सुरकंडा, सुरकंडा देवी मंदिर, और ये है आपका जौनपुर। और जौनपुर किसका है, टिहरी का, जो उधर लग रहा है देहरादून से ऊपर, ठीक है ना। पौड़ी इधर वाला, नीचे वाला, पौड़ी नीचे आएगा, उधर चल रहे हैं। तो जौनपुर है ना। अब जौनपुर क्या है, विकास खंड है। अभी इसकी एक और विशेषता है, यहाँ एक ऐसा मंदिर है उत्तराखंड का, ये जिस पे गंगा दशहरे को क्या लगता है, मेला लगता है। अभी गंगा दशहरे का मेला वैसे हरिद्वार में लग रहा था, फिजिकल पीछे हटा दिया। कौन सी तारीख को लगा था, 9। अभी 9 तारीख को क्या लगा था, गंगा दशहरा की छुट्टी हुई थी ना। तो गंगा दशहरा का मेला एकमात्र देवी का मंदिर है जिस पर लगता है, जिसका नाम है सुरकंडा देवी का मंदिर, ठीक है ना। अभी देखो इसका नाम जो पड़ा था वो सुरकूट नाम का एक पर्वत है, जिसके नाम पर इसका नाम सुरकुंडा पड़ा हुआ है। सुरकूट नामक का पर्वत है।
चलो उसके बाद आप लोगों का देखो कंजर याद रखे थे तो कुंजापुरी देवी याद रख लो, कुंजड़ी याद रखा था ना पहले। तो यहाँ क्या है, नेक्स्ट में आता है आपको का कुंजापुरी मंदिर। कुंजापुरी मंदिर है और इसमें एक लाइन लिखना, इसके पुजारी भंडारी राजपूत होते हैं। इसके पुजारी भंडारी राजपूत होते हैं। देखो भंडारी राजपूत इसलिए याद रख रहे हैं पुजारियों को क्योंकि हमारे यहाँ जैसे 4 धाम है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो उनमें जो पुजारी आते हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं जिन्हें रावल पुजारी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पुजारियों की भी विशेषता अलग अलग दी गई है। तो पुजारियों की व्यवस्था में आप ऐसे आ सकते हैं, जो आप लोगों का कुंजापुरी मंदिर है उसके जो पुजारी हैं उन वो कौन होते हैं, वो होते हैं आप लोगों के भंडारी राजपूत होते हैं। नेक्स्ट में आता है चंद्रबदनी मंदिर। नेक्स्ट है आपका चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर है। अब ऐसे याद रखो कि चंद्रमा का जो बदन है वो सबसे अच्छा दिखता है तालाब में, नदी में, देख लो चंद्रमा की छाया जो दिखती है वो सबसे अच्छा दिखता है ना। अब ताल और झील को हम याद रखें, पहले टिहरी। तो पहली कंडीशन तो है चंद्रबदनी जो मंदिर है वो किसका है, टिहरी का है। दूसरी कंडीशन ये भुवनेश्वरी मंदिर के समान है, इसे भुवनेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। ये भुवनेश्वरी मंदिर के समान है। और बाकी का इसके कल से मेले आ जाएंगे और जो बचा हुआ है कल इसे देखते हैं।